आज हम लोग बात करेंगे व्हाई यू शुड स्विच टू फॉरेक्स मार्केट फ्रॉम इंडियन स्टॉक मार्केट इन 2024। मैं आपको अपने रीजन दूंगा कि इतने साल इंडियन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करने के बाद मैंने क्यों उसको छोड़ा और मैं कंप्लीटली शिफ्ट हो गया फॉरेक्स के ऊपर। इसके पीछे की मैं आपको रीजन कहूंगा और मैं आपको भी कहूंगा क्यों आपको 2024 में इंडियन स्टॉक मार्केट से फॉरेक्स में शिफ्ट हो जाना चाहिए। अगर मैं बात करूं सबसे पहला रीजन तो वो है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव से मेरा क्या मतलब, जैसे कि हमें पता है ज्यादातर लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में एफएनओ ट्रेड करते हैं, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन। देखो आप प्रॉब्लम कहां पर है, उसमें भी ज्यादातर लोग ट्रेड करते हैं ऑप्शन, और ऑप्शन में भी ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ट्रेड ऑप्शन बाइंग। उसके पीछे कुछ रीजन है, जैसे कि इसमें मतलब प्रॉफिट ज्यादा होता है, कैपिटल कम लगता है, तो ठीक है, वो ठीक है। बट लोग ये बात भूल जाते हैं, और ये मैंने ऑब्जर्व भी की है खुद, क्योंकि मैं भी ऑप्शन बाइंग बहुत टाइम तक करता था, कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अपनी मूवमेंट किसी और अपने अंडरलाइंग एसेट से डिराइव करते हैं, इसलिए उसका नाम डेरिवेटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरे स्क्रीन पे देखोगे तो आपने नोटिस किया है, अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो हम ज्यादातर एनालिसिस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, एंट्री किस पे करते हैं, स्पॉट चार्ट पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम निफ्टी में ट्रेड करें, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, हम एनालिसिस, एंट्री, लेवल किस पे निकालते हैं, स्पॉट चार्ट पे। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये देखा होगा कि स्पॉट चार्ट पे इस तरीके का एक सेटअप बना, एग्जाम्पल है ये। आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, एसएल आपका नीचे है, ठीक है, प्राइस हल्का सा नीचे आया, ठीक है, बट आपके एसएल को हिट नहीं किया और फिर ऊपर चला गया, जैसे आपने देखा था। बट हम एंट्री किस पे लेते हैं, डेरिवेटिव चार्ट पे, और उसमें क्या होता है, उसमें होता है थीटा। होता तो थीटा भी है, डेल्टा भी है, फिलहाल हम थीटा को पकड़ के लगते हैं। थीटा में क्या होता है कि अगर स्पॉट चार्ट पे आपका एसएल हिट नहीं हुआ है, लेकिन डेरिवेटिव चार्ट पे आपका एसएल हिट हो जाता है, ठीक है, या यहाँ पे आपका प्रॉफिट आपके लेवल तक मार्केट पहुंची है, बट इतना ऑप्शन जो है वो नहीं बढ़ता, प्रीमियम नहीं बढ़ता है। इस केस में क्या होता है कि इस पे आपका एसएल हिट तो नहीं होता, आपकी एनालिसिस परफेक्ट है, बट इस पे आपका थीटा की वजह से एसएल हिट हो जाता है। या यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल, आपने सोचा मैं स्कैल्प करूंगा, यहाँ पे इस तरीके से नीचे आपने यहाँ पे कुछ भी अपना एनालिसिस लगाया, यहाँ पे ट्रेड ली, एसएल आपका नीचे है, स्पॉट चार्ट तो बराबर इस लेवल तक है जहां तक आपका टारगेट था, बट प्रीमियम का दाम बढ़ता ही नहीं है, आप यहीं पे रह जाते हो, क्या कर लोगे आप, कुछ भी नहीं। ये है ऑप्शन बाइंग की रियलिटी। इसके पीछे की रीजन है ऑप्शन ग्रीक, और सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मनी होता है ऑप्शन बाइंग में, वो होता है थीटा। ठीक है, थीटा ही ऑप्शन बायर को हराता है हमेशा। उसके बाद डेल्टा वगैरह भी, तो मेन थीटा ही होता है। ठीक है, हो गया ये कि क्यों ऐसा होता है कि हमारी एनालिसिस अगर स्पॉट चार्ट पे परफेक्ट काम करती है, बट डेरिवेटिव पे वो काम ही नहीं करती। ठीक है, इसलिए डेरिवेटिव ट्रेड करना ही, स्पेशली ऑप्शन बाइंग, पॉसिबल ही नहीं। अब आप बोलोगे चलो ठीक है, मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहे तो उससे तो थीटा मेरे फेवर में है, ठीक है, मैंने वो भी मान लिया। बट जितना मैंने देखा इंट्राडे के लिए, हाँ, अगर आप वीकली बेस पर ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शन सेलिंग ठीक है। अगर आप इंट्राडे के लिए कर रहे हो, तो ऑप्शन सेलिंग मुझे नहीं लगता सूटेबल है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, 2-3 घंटे होल्ड करने के लिए। बिकॉज इसमें क्या होता है, पहले बार मार्जिन बहुत लग जाती है, क्वांटिटी कम आती है। ठीक है, 1 लाख में क्या आता है, एक लॉट आता है। ठीक है, हो गया वो। उसके बाद नेक्स्ट थिंग यहाँ पे क्या आती है कि ये अगर आप वीकली बेसिस के लिए कर रहे हो ठीक है, बट इंट्राडे के लिए ऑप्शन सेलिंग ठीक नहीं रह पाती। ठीक है, उसके मतलब मुझे तो नहीं लगा सूट करता, कोई करता है अच्छी बात। उसके बाद आ जाते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग पे, वो भी मैंने की हुई है। उसमें क्या होता है, आप बोलोगे हम फ्यूचर करेंगे, उसमें थीटा तो है ही नहीं, उसमें हम बाइंग करेंगे, सेलिंग करेंगे। हमें लगता है निफ्टी बढ़ेगा तो हम बाइंग कर लेंगे, हमें लगता है निफ्टी गिरेगा तो हम सेलिंग करेंगे। जिन्होंने फ्यूचर ट्रेडिंग की है ना, मतलब बहुत टाइम तक, उनको ये बात पता कि फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है, कि फॉर एग्जाम्पल अभी निफ्टी ने किसी लेवल का ब्रेकआउट देना, अभी वो ब्रेकआउट दे ही रहा है, अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई है, बट फ्यूचर हमारा भाग जाता है। उस वजह से क्या होता है, फ्यूचर के, क्योंकि हम वो भी डेरिवेटिव है, एंट्री जो फ्यूचर के चार्ट पे ले रहे हैं, तो हमारा फ्यूचर चार्ट के हिसाब से एंट्री छूट जाती है, हमारा एसएल बड़ा हो जाता है। फिर जब जैसे ही निफ्टी हल्का सा रिट्रेसमेंट करता है, जितना वो पंप किया होता है बायर्स ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को, वो एक साथ नीचे आ जाता है। इस वजह से क्या हमारा एसएल हिट हो जाता है। मतलब निफ्टी पे भी ब्रेकआउट नहीं आया, बट फ्यूचर भाग गया होता, क्योंकि वो डेरिवेटिव है। हाँ, मूवमेंट तो ओवरऑल मूवमेंट निफ्टी से ही लेता है, बट एग्जैक्ट तो नहीं लेगा, उसमें अपने बायर और सेलर प्रेजेंट है, क्योंकि हम निफ्टी को तो नहीं खरीद सकते। तो उस वजह से क्या होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग हम करते हैं, उसमें हमारा एंट्री ही नहीं बन पाती। ठीक है, स्पेशली जहाँ पे वोलेटिलिटी होती है, ब्रेकआउट पे हो गया, कहीं पे स्पाइक आ गई कुछ, ठीक है, हो गया ये। इसकी वजह से हम फ्यूचर ट्रेडिंग भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा जो एफएनओ में होता है, जिसे हर एक रिलेट करेगा, वो है मैनिपुलेशन, पंप एंड डाउन। किसने देखा ऑप्शन वो इस तरीके से वो वे बनते हुए, ऐसे वी बनते हुए, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, पहले ऊपर वाले सेलर या बायर का एसएल खाएगा, फिर नीचे आएगा और सेलर्स का भाग और बायर्स का जो है वो एसएल खाएगा। मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा, स्पेशली 2020 के बाद, जब ये बहुत ज्यादा वॉल्यूम बढ़ गया है ना ऑप्शन में, तब से मैनिपुलेशन मतलब बहुत ही ज्यादा।
तो वो भी एक रीज़न है कि इंसान एफ-एन-ओ ट्रेड ही नहीं कर पाता। अब आप बोलोगे चलो ठीक है सर एफ-एन-ओ ट्रेड नहीं करेंगे, हम स्टॉक ट्रेडिंग में आ गए। देखो स्टॉक ट्रेडिंग में क्या डिसएडवांटेज, एडवांटेज है। पहली बात अगर आपको स्टॉक ट्रेडिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट करना है, तो आपको क्या करना है, आपको चाहिए बड़ा मार्जिन। मानता हूँ 4x मार्जिन मिलता है इंट्राडे पे, फिर भी आपके पास कम से कम 5 लाख तो कम से कम होनी चाहिए अगर आपको स्टॉक ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, ले आए 5 लाख। उसके बाद देखो क्या प्रॉब्लम है, आपने निफ्टी पे एनालिसिस किया, बैंक निफ्टी पे किया, वो चार्ट मतलब उसी पे आप रोज़ आपको उसी पे ट्रेड करना है, मूवमेंट भी उसी पे रोज़ आती है, तो ठीक है। बट अगर आपने स्टॉक पे ट्रेड किया, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी स्टॉक पे ट्रेड किया, उसपे कुछ दिन मूवमेंट आया, फिर मूवमेंट आया नहीं। अब आपने बोला चलो ठीक है मैं नेक्स्ट स्टॉक पे जो है वो शिफ्ट कर लेता हूँ। उस केस में क्या होगा, आपको फिर उस नए स्टॉक में नए से सारी एनालिसिस करनी है, मतलब हायर टाइम फ्रेम पे पहले जाना है, फिर नीचे आना है। इस तरीके से आपको फिर उस नए स्टॉक में फिर से नए से एनालाइज करना है। उस पे आप कुछ दिन ट्रेड करोगे, नेक्स्ट स्टॉक पे जाओगे, फिर से आपको नए से एनालिसिस करना है। 5000 स्टॉक है, कितने ट्रेड कर लोगे? इस वजह से आपको फिर उसमें रोज़ एनालाइज़ करना पड़ता है, ठीक है? जो वो रिदम बैठ जाता है ना एक ही इंस्ट्रूमेंट के साथ, मतलब आप एक ही इंस्ट्रूमेंट बार-बार ट्रेड कर रहे हो, आपने उस इंस्ट्रूमेंट को समझ लिया है कि उसकी मूवमेंट कैसी है, वो आपको स्टॉक में पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अगर आप उसमें एफ-एन-ओ करना है, बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स के एफ-एन-ओ लेने, फ्यूचर लेने, वो अलग बात है। मैं कर रहा हूँ बस स्पॉट ट्रेडिंग की, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, तो हमारी सबसे बड़ी जो दुश्मन है, वो हमारी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि इंडियन बायर जो है वो ट्रेडिंग करे। हम ऑप्शन बाइंग करते उसमें थीटा हमारे अगेंस्ट में, हम स्टॉक ट्रेडिंग करते उसमें ये पॉसिबल, ये सब अगर हम चला भी ले उसके बाद भी जो सबसे बड़ी दुश्मन है इंडियन, मतलब इंडियन मार्केट में जो ट्रेड करते हैं उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है खुद गवर्नमेंट। परसों के बजट में एफ-एन-ओ ट्रेडिंग को उन्होंने गैम्बलिंग की कैटेगरी में डाल दिया कि जैसे हम गैम्बलिंग पे टैक्स भरते हैं उतना ही आपको ऑप्शन फ्यूचर पे भी जो है वो टैक्स भरना है। क्या ये सही बात है? निर्मला सीतारमण जी ने सीधे कहा कि एफ-एन-ओ मिडिल क्लास के लिए है ही नहीं। I want to ask, where did I tax laga ke business? Where did I lagao tax? So on futures and options, you've increased Wait a minute. And STT. who are these bhaktas? So-called middle class, right? Futures and option is for middle class. क्या इसका मतलब क्या है कि मिडिल क्लास जो बंदा है वो ट्रेडिंग करे ही ना? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ट्रेडर्स की वजह से मार्केट में लिक्विडिटी है। अगर ट्रेडर्स ही चले जाएंगे लिक्विडिटी कहाँ से मिलेगी? एक और बात फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं, लेवरेज। नेक्स्ट जो हमारा फॉरेक्स में मिलता है वो है लेवरेज। अब आप बोलोगे लेवरेज क्या है, हम फॉरेक्स में जो है बड़ी पोजीशन ले सकते हैं, वो आप छोड़ो। अगर आप मेरी स्क्रीन पे अभी देखोगे लेवरेज से, देखो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने सेम, हम वही एग्जाम्पल ले रहे, आपने इस पे ट्रेड लिया, ठीक है, आपने इस पे ट्रेड लिया, ऑप्शन में प्रीमियम में आपका एग्जाम्पल 40 या 50 पॉइंट का एसएल बनता है टेक्निकली, क्योंकि आपको नीचे एसएल लगाना है, ठीक है। बट अगर आप नीचे एसएल लगाओगे तो क्या होगा, वो आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर नहीं बैठेगा, आपको फिर बड़ी क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी आपको ज्यादा या कम लेनी है। बट अगर आपका एसएल हिट हो गया, अगर हमने यहाँ पे एसएल लगाया तो क्वांटिटी ज्यादा लेनी पड़ेगी, और उस केस में आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब हो जाएगा। फॉरेक्स में क्या है, नीचे लो लेवरेज यूज करो, और अगर कितना ही छोटा लॉट लेना है लेवरेज यूज करो, और एसएल अपना बराबर ही पे लगाओ, रिस्क मैनेजमेंट परफेक्टली फॉलो होगा। इस केस में देखो क्या होगा, अगर आप नीचे एसएल लगाओगे, अगर एसएल आपका हिट हो गया, मतलब होता है लॉसेस आर द पार्ट ऑफ गेम। इस केस में क्या होगा, आपका हो गया एसएल हिट, और आपका 10%, स्पेशली छोटे कैपिटल वालों के लिए आपका 10% कैपिटल गए। अगर आप लगाओगे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से स्टॉप लॉस, फिर आपको स्टॉप लॉस इसके बीच में कहीं पे लगाना है, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा। ज्यादातर चांस है कि आप छोटे कैपिटल वालों को जो है, मैं भी वही हूँ, मैंने भी वहीं से स्टार्ट किया, हमें बाहर ही निकाल देते। फॉरेक्स में क्या लेवरेज है, परफेक्टली अपना टेक्निकल एनालिसिस भी फॉलो करो, और साथ में अपना रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो करो, तो आप यहाँ से भी बच गए। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है इंडियन स्टॉक मार्केट में, वो है कैपिटल। आपके पास कितना ही कैपिटल होता है, कितना कैपिटल होता है, 10, 20 हजार, 30 हजार, 50 हजार, 1 लाख। तो अगर आप बोले फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 लाख से कुछ, 1 महीने में 2 महीने में आपकी एक्सपेक्टेशन है ऑप्शन बाइंग से कि मैं 1 लाख से 2 लाख बना लूंगा, पहली बात ये पॉसिबल ही नहीं, ये इम्पॉसिबल है। जितने मेरे को लगता है ऑप्शन वाइज हम लाख से 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ कर लेंगे। दैट मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा इम्पॉसिबल है, बट ज्यादातर टाइम पॉसिबल नहीं है। साथ में अगर आप फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए है, आपने 2 लाख रुपए का एम किया है, मतलब आप 100% रिटर्न की तरफ जा रहे हो। 100% रिटर्न समझ रहे हो कितना होता है? आप म्यूचुअल फंड को बीट कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं 100% रिटर्न निकालूंगा। दैट इज वेरी वेरी रियर। वैसा आपका करना बहुत ही, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बस बहुत मुश्किल है। उस केस में अगर आप फॉर एग्जाम्पल फॉरेक्स में फंड अकाउंट लोगे, जिसपे हम इसके बाद आएंगे, उस केस में अगर आप $5000 का अकाउंट लोगे, जिसपे आपको 13% का आरओआई जनरेट करना होता है, जो कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप प्रॉफिटेबल हो। उस पे अगर आप फॉर एग्जाम्पल $5000 के अकाउंट पे 5% का रिटर्न पूरे महीने बना लेते हो, तब जाके आप देखो वो कितना अमाउंट होता है। समझ लो वो कम से कम 20-25 हजार रुपए होता है। तो वो पॉसिबल है। मैं खाली 5% रिटर्न की बात कर रहा हूँ पूरे महीने।
हालाँकि 15-20% रिटर्न बनाना भी कोई बड़ी बात नहीं है महीने में, अगर आप अच्छा खासा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ भी ट्रेड करोगे। दैट इज़ पॉसिबल। आप प्रोबेबिलिटी लगा रहे हो कि मैं 100% रिटर्न जनरेट करूँगा, दैट इज़ इम्पॉसिबल, कैसे करोगे? मैं ऐसा नहीं कि 100% इम्पॉसिबल है, बट 99% लोग नहीं कर पाते, वो 1% होंगे, तो इसमें स्केलेबिलिटी भी नहीं। अब हम लोग बात करेंगे कि हमें फॉरेक्स पे क्यों शिफ्ट किया और मैंने फॉरेक्स पे क्यों शिफ्ट किया। सबसे पहली बात, बड़ी मार्केट है, मैनिपुलेशन बिल्कुल कम है, प्राइस एक्शन परफेक्टली फॉलो होता है, तो उसमें क्या मैनिपुलेशन नहीं है, परफेक्ट प्राइस एक्शन फॉलो होता है। 24/7 मार्केट खुली है, जब मर्ज़ी जब आपका लेवल आए तब ट्रेड मार लो। खाली फ्राइडे मतलब सैटरडे संडे बंद होती है, बट हफ्तों के 5 दिन ओपन होती है 24 घंटे। जब मर्ज़ी है तब ट्रेड करो। दिन में कुछ जॉब कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, शाम को ट्रेड कर लो, या जब मर्ज़ी, जब आपका मन करे, दिल करे तब ट्रेड करो। दूसरी बात, लेवरेज है। अपना रिस्क मैनेजमेंट और टेक्निकल दोनों आप लेके चल सकते हो। किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? तीसरी बात, ये ग्लोबल मार्केट है। कल को फॉर एग्ज़ाम्पल आप दुबई शिफ्ट होगे, कहीं शिफ्ट होगे, वहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ही कम लोग ट्रेड करते हैं। फॉरेक्स पूरी दुनिया में ट्रेड होता है। कल को किसी और कंट्री में जाओगे, वहाँ से भी आपको सेम फॉरेक्स मार्केट जो इंडिया में बैठ के ट्रेड करते हो वही। और सबसे बड़ा एडवांटेज, अपॉर्चुनिटी जो हमें फॉरेक्स मार्केट में मिलती है, वो है फंडेड अकाउंट। आप चाहे तो खाली कितना है $36 देके, या अगर आप मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक यूज़ करोगे तो फंड पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अगर आप चाहें तो फंड अकाउंट ले सकते हैं, जिसपे आपको $5000 पे कितने पे करने हैं, $36 जो कितने होते हैं, साढ़े 3,000 ₹3200 होते हैं, ऐसा ही कुछ आस-पास। तो अगर आप प्रॉफिटेबल हो, 80 13% आरओआई जनरेट करना कोई बड़ी बात तो है नहीं। कितना ही 1 डेढ़ हफ्ता लग जाएगा। उसके बाद अब उसपे सोचने वाले, मतलब जो सही नंबर है, 5%, 10%, जो कि पॉसिबल, जो कर सकता है इंसान आराम से, उतने रिटर्न बना लो और आराम से फिर उन्हीं पैसे और फंड अकाउंट खरीद लो और अपनी एक अच्छी खासी फंडिंग जो है वो जमा कर लो, उस पे ट्रेड करो। दूसरे का पैसा है, ना तो लॉस, जब ना तो आपके हार्ड मेहनत के पैसे जा रहे हैं, साथ में लॉजिकल परसेंटेज में प्रॉफिट करो, जो कि पॉसिबल है। इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडर का क्या होता है कि मैं ऑप्शन बाइंग से 100% प्रॉफिट जनरेट कर लूँगा। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मैंने कहा इम्पॉसिबल, बट 99% लोग वो नहीं कर पाएँगे। फंड अकाउंट लो, दूसरे का पैसा यूज़ करो और अपना जो है अच्छे से ट्रेड करो, सीखोगे भी, और अगर जाएँगे ₹4000 जाएँगे। बट अगर आएँगे तो कितने आएँगे? साढ़े 4 लाख रुपए ट्रेड करने के लिए आएँगे। साढ़े 4 पौने 5 लाख रुपए ट्रेड करने आएँगे। तो हमें उसमें स्केलेबिलिटी भी मिल जाती है। बाकी अगर आपको बेस्ट प्रो फर्म चाहिए, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको बेस्ट प्रो फर्म का लिंक मिलेगा और मेरे लिंक से साइन अप करने पे आपको एक्स्ट्रा कुछ रिवॉर्ड और डिस्काउंट भी देखने को मिलेंगे। यही कुछ रीज़न्स थे जो कि मैंने आपको प्रैक्टिकल रीज़न बोले, जो कि मैंने अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में देखा है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको क्यों 2024 में फॉरेक्स मार्केट पे इंडियन स्टॉक मार्केट से शिफ्ट हो जाना चाहिए। इसलिए ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैंने पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट छोड़ दिया, स्टॉक ट्रेडिंग मैं करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। बट एफएनओ मैंने अब पूरी तरीके से छोड़ दिया और आपको भी एफएनओ, मुझे नहीं लगता एफएनओ आपको करना चाहिए। बाकी फॉरेक्स मार्केट में अच्छे से ट्रेड करो, फंड अकाउंट लो, अपना मेहनती पैसा ज़ाया मत करो, लॉस करते जाओ, फंड अकाउंट पे लॉस कर लो। खुद ही पता चल जाएगी फंड अकाउंट पे कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ भी या नहीं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो मुझे लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट कि क्या आप समझते हो कि हमें इंडियन स्टॉक मार्केट से फॉरेक्स मार्केट में अब आपको शिफ्ट कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कौन-सा बेहतर है, कौन-सा गलत है? तो डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।